बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 34 अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। माज़रत के साथ कि पिछले कुछ दिनों में नागुज़ीर वजूहात के बिना पर मैं आपके लिए कोई नए वीडियो नहीं अपलोड कर सका। आई नो दैट यू आर अपीयरिंग इन अ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड सच डिले कैन बी लेथल फॉर यू। लेकिन अब हम मज़ीद टाइम नहीं वेस्ट करते और बाकायदा से अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सब सेक्शन 1, अ पर्सन accounting for income chargeable to tax under the head income from business on accrual basis shall derive income when it is due to the person and shall incur expenditure when it is payable by the person। देखिए, accrual basis of accounting की डेफिनेशन ही यही है कि यहाँ आप इनकम उस वक्त अर्न करेंगे जब आप ये जो इनकम है आपको ड्यू हो जाएगी। पेमेंट होना लाजमी नहीं है। आपको ये जब ड्यू हो जाएगी इनकम तो फिर आप उसको इनकम ड्राइव कर लेंगे, यानी कि रिकॉर्ड कर लेंगे या समझेंगे कि इनकम आपको हो गई है। और एक्सपेंडिचर किस वक्त आप इनकर करेंगे, जब आपके लिए वो जो एक्सपेंडिचर वो इनकर हो चुका है। मिसाल के तौर पर आप क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने वाले जो बिज़नेस कर रहे हैं, तो अब आपने मिस्टर एक्स वाई जी कंपनी को एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करके दे दिया। अब उन्होंने आपने चूँकि सॉफ्टवेयर दे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपको जो पेमेंट थी, जो एग्रीड थी, वो आपको ड्यू हो चुकी है। ऑल्दो उन्होंने पेमेंट नहीं की है, बट आप इसको इनकम ड्राइव कर लेंगे इससे, यानी इनकम आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपने एक्सपेंडिचर किया, आपके साथ जो बाकी जो लोग काम कर रहे थे उनको आपने तनख्वाह देनी थी, ये या फिर जो है ना प्रोजेक्ट की जो फ़ीस थी वो देनी थी। अब आपने, यानी कि ये आपको पेबल हो चुके हैं, आपने उनको पेमेंट देनी है, आल्दो आप पेमेंट शायद या कम को करें, तो इसको आप एक्सपेंडिचर के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस एन अमाउंट शेल बी ड्यू टू अ पर्सन व्हेन द पर्सन बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिसीव इट। अब आप कब जो है ना पर्सन, यानी हम कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये पैसे आपको या जो इनकम है ये ड्यू हो चुकी है आपके लिए। जब आप इसके एंटाइटल हो जाएंगे इसको रिसीव करने के, तो फिर आप के लिए ये ड्यू समझी जाएगी। आल्दो आपको जो पेमेंट होता है, इवन इफ द टाइम फॉर डिस्चार्ज ऑफ द इंटाइटलमेंट इज पोस्टपोन्ड और अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट। अब आप उन पैसों के इंटाइटल तो हो चुके हैं, आल्दो वो पेमेंट आपको पोस्टपोन्ड कर दी जाती है कि यार बाद में कीजिएगा, इस वक्त पैसे कम है, या आपको पेमेंट की जाएगी इंस्टॉलमेंट में, बट स्टिल ये आपके लिए ड्यू हो चुके हैं क्योंकि अब आप इंटाइटल टू रिसीव हो चुके हैं। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस एन अमाउंट शेल बी पेबल बाय द पर्सन। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एक्सपेंस का कैसे पता चलेगा कि ये पेबल हो चुका है, हमने पे करना है। तो इसका तरीका यह है कि व्हेन ऑल द इवेंट्स दैट डिटरमिन द लायबिलिटी हैव इन अकर्ड। अब ये बिजनेस में काफ़ी सारे ज़ाहिर है इस तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन जितने भी जो इवेंट्स थे कि जिससे पता चलेगा कि लायबिलिटी अब अकर हो चुकी है और अब आप की ये लायबिलिटी बन चुकी है, ये इवेंट्स सारे के सारे अगर पूरे हो जाते हैं तो फिर आपकी ये लायबिलिटी बन चुकी होगी और ये आपके लिए पेबल होगा। द अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी कैन बी डिटर्मिन्ड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। और उसमें से जो लायबिलिटी है वो रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ आप डिटर्मिन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब आपने एक डॉक्टर को जो है ना उसमें से जिस तरह होता है कि डॉक्टर के साथ आपने पहले एग्रीमेंट कर लिया था कि अगर आप मैं महीने में बीमार होता हूँ तो फिर आपने मेरी जो है ना चेकअप करनी है, ठीक है। अब उसमें से इस तरह होता है कि अगर वो चेकअप आप करते, वो आपका करता है, तो फिर तो आपसे मिनिमम जो पैसे लेगा वो मंथ के वो होगा 2,000 रुपये लेगा, और उसके अलावा पर चेकअप आपसे 300 रुपये चार्ज करेगा। अब अगर आप बीमार नहीं भी होते, 2,000 रुपये तो उसने आपसे लेनी है, और उसमें से रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ। बाज़ बाज़ एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं होती। मिसाल के तौर पर आपने किसी से कहा कि भाई ये काम मैं आपका कर दूंगा, नहीं कर सका तो मैं जुर्माना दूंगा। अब कितना जुर्माना दूंगा ये चूँकि डिटरमिन करना मुश्किल है, तो इसमें रीजनेबल एक्यूरेसी अवेलेबल नहीं है। जहाँ रीजनेबल एक्यूरेसी होगी तो फिर यही समझा जाएगा कि लायबिलिटी आसानी से डिटरमिन की जा सकती है। Where a person has been allowed a deduction for any expenditure incurred in deriving income चार्जेबल टू टैक्स अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड द पर्सन। अब यहाँ कह रहा है कि आपने कोई एक्सपेंडिचर था, वो थी अभी तक लाइबिलिटी, आपने पेमेंट नहीं की थी, लेकिन आपने अपने पास उसको लाइबिलिटी के तौर पर, यानी कि एक्सपेंडिचर के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया था और उसको इनकम ड्राइव करने के लिए डिडक्शन के तौर पर लगा लिया था। मिसाल के तौर पर आपकी इनकम थी जितनी भी थी, तो उसमें से आपने मिस्टर एक्स वाई जी को पेमेंट करनी थी 50,000 रुपये की, लाइबिलिटी के तौर पर थी, तो आपने अपने 50,000 रुपये अपनी इनकम में से माइनस कर लिया था एज अ डिडक्शन।
तो ठीक है, ये आप कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि द पर्सन हैज़ नॉट पेड द लाइबिलिटी और पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी टू विच द डिडक्शन रिलेट विद इन 3 years ऑफ द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच द डिडक्शन वाज अलाउड। लेकिन अब आप जिस साल के अंदर आपने डिडक्शन ली है उस साल के एंड के बाद 3 साल तक वो लाइबिलिटी या तो पूरी तरह नहीं पे करते या उसका कुछ हिस्सा नहीं पे करते। जिस तरह 50,000 रुपये आपने कहा था कि मिस्टर एक्स वाई जी को मैंने देने हैं, लेकिन आपने 3 साल गुजरने के बाद जो है ना आप खामोश बैठे रहे, उसको पेमेंट की नहीं है। भाई एक्स वाई जी के साथ आपका जो मर्जी चलता रहे, लेकिन टैक्स वाले क्या करेंगे? वो ये करेंगे, द अनपेड अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी शेल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दी हैड इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब जो 50,000 रुपये आपने उसको बंदे को नहीं दिए थे कि इसने ये किया वो किया मेरे साथ ज्यादती की है, वो तो आपका मसला है, लेकिन आपने जो 50,000 पेमेंट नहीं किया और डिडक्शन के तौर पर आप क्लेम कर चुके थे, तो वो हम क्या करेंगे अगले साल नेक्स्ट ईयर जो होगा, मिसाल के तौर पर इस सितंबर में आपने मिस्टर एक्स वाई जी की लाइबिलिटी इनकर हो चुकी थी, तो ये साल एंड कब होगा? ये होगा जून 2022 में। तो जून 2022 से अगले 3 साल काउंट करें, जून 2023, जून 24, जून 25, इन 3 सालों में आपने पेमेंट नहीं की, तो नेक्स्ट ईयर जो भी होगा यानी कि टैक्स ईयर 2026, उसमें ये जो 50,000 रुपये हैं ये अगले यानी कि उस साल की इनकम में ऐड हो जाएंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस के तौर पर। 5A क्या कह रहा है? वेयर अ पर्सन हैज़ बीन अलाउड अ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रेडिंग लाइबिलिटी एंड सच पर्सन डिराइव्ड एनी बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग लाइबिलिटी। ट्रेडिंग लाइबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आपने एक कपड़े का काम कर रहे हैं, तो आपने एक मिस्टर एक्स वाई जी टेक्सटाइल से कपड़ा मंगवाया 50,000 रुपये का। अब 50,000 रुपये चूँकि आपने पे करने थे, ये आपकी लाइबिलिटी थी और आपने उस साल की इनकम के अंदर 50,000 रुपये लाइबिलिटी शो कर ली और 50,000 को एज अ डिडक्शन माइनस कर लिया। अब होता क्या है कि आप उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट कोई आपको बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट कैसे मिलता है कि वो एक्स वाई जी टेक्सटाइल वाले आपको कह देते हैं कि यार अभी पेमेंट हमें कर दें, तो हम आपको ना 10,000 रुपये का एक्स्ट्रा कपड़ा दे देंगे या 10,000 रुपये आप कम हमें दे दें। अब आपको बेनिफिट तो मिल गया, तो इस 10,000 रुपये की क्या ट्रीटमेंट होगी? ये होगा, सच बेनिफिट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर दी इनकम फ्रॉम बिजनेस द टैक्स ईयर इन विच बेनिफिट इज रिसीव्ड। अब मिसाल के तौर पर इस साल आपने पेमेंट करनी थी, लाइबिलिटी थी 50,000 रुपये, इस साल की रेवेन्यू में से आपने माइनस कर लिया एज अ डिडक्शन। साल गुजर गया, अगले साल आपको 10,000 रुपये का बेनिफिट वो दे देते हैं कि भाई पैसे हमें दे दो, 10,000 हम आपको बेनिफिट दे देते हैं। तो उस साल की इनकम में 10,000 रुपये आपके ऐड हो जाएंगी इनकम फ्रॉम बिजनेस में। वेयर unpaid liability is chargeable to tax as a result of application of subsection 5। सबसेक्शन 5 में जिस तरह के हमने सिनारियो दिया था कि आपकी लाइबिलिटी थी, आपने नहीं पी के 3 साल बाद, तो चौथे साल में जाके ये इनकम ऐड हो जाएगी। अब बाद में आपको ख्याल आता है कि नहीं यार मैंने ज़्यादती की थी, उस बंदे को मैंने पेमेंट करनी है, तो चलो वो आप या तो पूरी पेमेंट कर लेते हैं या उसका एक हिस्सा, जिस तरह 50,000 रुपये आपने नहीं पे किए थे तो उसमें से या तो 50,000 पे कर लेते हैं या आप 30,000 रुपये पे कर लेते हैं। द पर्सन सब्सिक्वेंटली पेज दी लाइबिलिटी आर पार्ट ऑफ दी लाइबिलिटी। अब वही बात है कि लाइबिलिटी आपने बाद में पे कर लिया है या उसका एक हिस्सा, 3 साल के बाद की बात है ये, बल्कि चौथे साल के बाद की। द पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर द अमाउंट पेड इन दी टैक्स ईयर इन विच पेमेंट इज़ मेड। ज़ाहिर है 3 साल गुजर चुके हैं, चौथे साल में आपकी इनकम में ऐड हो गई है, 5वें साल या 6ठे साल आपको ख्याल आए कि यार ये पैसे मैंने देने हैं, तो जितने पैसे आपने दिए या तो टोटल लाइबिलिटी आपने पे कर दी या उसका पार्ट पे किया, जितने भी आपने पेमेंट किया वो पेमेंट आप उस साल की डिडक्शन के तौर पर आप ले लेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने 30,000 रुपये पेमेंट कर दी छठे साल में जाके, तो 30,000 रुपये ये जो होंगे आप अपनी इनकम में से डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। आज हमने पढ़ा सेक्शन 34 जो कि डील कर रहा था अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के साथ। इसमें हमने देखा कि कैसे पता चलेगा कि आपने इनकम रिसीव कर ली है या आपने एक्सपेंडिचर इनकर कर लिया है, और फिर हमने साथ ये भी देखा कि इसकी कंडीशन कैसे पता चलेगी, और फिर हमने एक दो केसेस ज़रा देखे कि अगर ऐसा हो जाए, मिसाल के तौर पर आपकी लाइबिलिटी है, आपने नहीं पे की लेकिन उसका आप उसको डिडक्शन आपने ले ली है, तो फिर क्या होगा? 3 साल के बाद वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगी। और फिर हमने एक और देखा कि अगर आप ट्रेडिंग लाइबिलिटी आपकी है, उस सिलसिले में कोई बेनिफिट ले जाते हैं, तो जितना बेनिफिट आपको मिलता है और उस ट्रेडिंग लाइबिलिटी की आप पहले ही डिडक्शन ले चुके हैं, तो जब आपको बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। और छठे में ये कहते हैं कि जिस बंदे के पैसे आप खा गए थे तो बाद में आपको ख्याल आता है कि मैं उसको पे कर देता हूँ, तो और उस डिडक्शन जो थी
यानी कि वो लाइबिलिटी की पहले तो आपने डिडक्शन ले ली, डिडक्शन फिर अगली दफ़ा आपकी इनकम में ऐड हो गई है, बाद में आप पेमेंट करते हैं तो जितनी पेमेंट करेंगे वो आप डिडक्शन के तौर पर माइनस कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।